ठीक है, तो स्किन और नेल एग्जामिनेशन को हम ज़रा कंटिन्यू करते हैं। जैसे सपोज़ मैंने आपको एक नेल की एक चीज़ बताई थी स्टार्ट के लेक्चर्स जिन्होंने लिए थे, क्लबिंग के बारे में। ठीक है, मतलब जिसकी नेल में क्लबिंग होगी तो उनको हार्ट की डिजीज़ कोई हो सकती है, या किसी को जीआईटी का कोई प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो सारा हम डिस्कस कर चुके हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे एक स्टूडेंट है आपके साथ अभी, उन्होंने हॉस्पिटल ज्वाइन किया। ठीक है, तो अभी सपोज उनका टाइम नहीं है हॉस्पिटल ज्वाइन करने का, क्लिनिकल उनकी स्टार्ट नहीं हुई है, बट उसने मतलब आके बताया कि सर मैंने ये चीज़ें सीखी हैं, ब्लड प्रेशर सीख लिया और पल्स जैसे देखते हैं वो सीख ली है, कुछ मेडिसिन के नाम और मेडिसिन किस किस चीज़ के लिए हैं तो वो उन्होंने सीख लिए हैं। अब लाजमी बात है वो उसकी साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह खुद पढ़ लेगी। तो मेन चीज़ यहाँ पे ये है हमारी कि हमारे पास बुक नहीं, हमारा पेशेंट है, उस पेशेंट को हमने देखना है उसको प्रॉब्लम क्या है। तो बात करेंगे हम सबसे पहले स्किन की। तो स्किन को हमने डिवाइड किया 3 हिस्सों में, या उसकी कुछ लेयर्स हैं जो खुद बताती हैं कि हम 3 हिस्सों में डिवाइड होते हैं। ठीक है, एक होती है डर्मिस, एक होती है एपिडर्मिस, एक होती है हाइपोडर्मिस। अब वो क्या क्या है ज़रा आप ज़रा नाम से गौर करें कि एक चीज़ है ये है डर्मिस, लिविंग पार्ट है। इसके जो ऊपर का है वो एपिडर्मिस होगा और जो उससे नीचे का पार्ट होगा वो हाइपोडर्मिस होगा। ठीक है, तो जो स्किन के सबसे बाहर आपको नज़र आ रहा है पार्ट ये एपिडर्मिस है, इसके अंदर डर्मिस होगा और उसके नीचे हाइपोडर्मिस होगा। आपने इस तरह देखना है, ये आपने मेरी स्किन देखी, ये एपिडर्मिस, इसके बिल्कुल स्किन के इसी स्किन के नीचे ही जो होगा वो डर्मिस और उसके नीचे हाइपोडर्मिस। ये पिक्चर आप देख लें जो स्लाइड के अंदर शेयर की गई है उसमें। अब हम पढ़ेंगे एपिडर्मिस। असल में एपिडर्मिस है क्या? द टॉप मोस्ट लेयर, मैंने आपको बताया सबसे ऊपर वाली लेयर है, कंपोज्ड ऑफ 4 और 5 सब लेयर्स। ठीक है, और इनको स्ट्रेटा भी बोलते हैं। ठीक है, लेयर्स को इधर स्ट्रेटा या स्ट्रेटम बोलेंगे। कंसिस्ट प्राइमरी ऑफ कीटानोसाइट्स सेपरेट्स फ्रॉम डर्मिस। अब डर्मिस से सेपरेट है बिकॉज मैंने आपको बताया कि डर्मिस नीचे है, ये डर्मिस से ऊपर है, एपिडर्मिस है। इट्स अंडरलाइंग टिश्यू बाय बेसमेंट मेम्ब्रेन, मतलब ये डर्मिस के साथ कनेक्ट होगी अपने लास्ट और नीचे वाली मेम्ब्रेन में। एपिडर्मिस की सपोज 5 लेयर्स हैं ऐसे, तो जो डर्मिस इधर है तो जो नीचे वाली लेयर है इसके साथ कनेक्ट होगी डर्मिस। ये आपने इस तरह जरा करना है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और ये 5वीं, और उसके बाद डर्मिस स्टार्ट हो जाएगी। इट इज़ ए वैस्कुलर, याद रखना है इसके अंदर कोई वो नहीं होती हैं आर्टरीज, वेन्स या क्या बोलते हैं उसको, कैपिलरीज वगैरह नहीं होंगी, वैस्कुलेचर नहीं होगा, ब्लड सप्लाई नहीं होगी। तो इसलिए आपने देखा होगा हल्के फुल्के रब करने से ऐसे वाइट वाइट तो आ जाता है स्किन, उंगली पे नेल पे आ जाती है, लेकिन ब्लीडिंग नहीं होती है। ब्लीडिंग या उस वक्त होती है जब सपोज रगड़ लगती है और नीचे डर्मिस फटती है। ओके, constitute 90% of keratinocyte but also contains melanocyte, Langerhans, Merkel cells in inflammatory cells। ये जो सेल्स नाम अभी हमने पढ़े हैं इनके बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ ये नाम देखें कि सिर्फ और सिर्फ keratinocytes नहीं होते हैं, बल्कि इसमें melanocyte, Langerhans सेल्स और Merkel सेल्स और इन्फ्लेमेटरी सेल्स वगैरह यहाँ पे होते हैं। डिवाइडेड इनटू 5 सब लेयर्स। ठीक है, 5 मैंने बताया था कि उनको स्ट्रेटम या स्ट्रेटा भी बोलते हैं, तो इसलिए हम उनके नाम ज़रा देख लेंगे। सबसे जो ऊपर वाली लेयर होगी ना, बाहर वाली, और जो बिल्कुल आपको ऊपर नज़र आ रही है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम ऊपर वाली सरफेस से, फिर हम अंदर की तरफ जाएंगे। ठीक है, ऐसे हमने बनाया था ना ऐसे। तो सबसे पहले हम ये ऊपर वाली पढ़ रहे हैं, स्ट्रेटम कॉर्नियम, फिर स्ट्रेटम लूसिडम, स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम और स्ट्रेटम बेसेल। इसका जर्मिनेशन या जर्मिनेटियम भी इसका नाम है, बट इसको बेसेल बोलते हैं, आपने बेसेल याद रखना है। स्ट्रेटम बेसेल जो है वो बेस का काम करेगी, बिल्कुल नीचे वाली तह का काम करेगी जिसने डर्मिस के साथ मिलना है। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डर्मिस। डर्मिस इज द लेयर ऑफ स्किन बीनीथ द एपिडर्मिस, consist of connective tissues and cushions the body from the stress and strain। जो डर्मिस है ना वो हार्ड स्किन है, जो एपिडर्मिस है वो ज़रा हार्ड है क्योंकि उसके अंदर डेड सेल्स हैं बहुत सारे, उसके अंदर वेस्कुलेचर नहीं है। लेकिन डर्मिस के अंदर है सब कुछ, उसके अंदर कनेक्टिव टिश्यू है जो स्ट्रेस वगैरह को, स्ट्रेन को बर्दाश्त करती है। सपोज आप कहीं पे हाथ रख के खड़े होते हो या आपके हाथ पे कोई सामान गिर जाता है तो जख्म, एक पॉइंट होता है जहाँ पे आपको जख्म हो जाता है और एक पॉइंट होता है उससे पहले अगर उस पर को आपकी बॉडी पे स्ट्रेन रखा जाए तो उस वक्त आपसे जख्म नहीं होता। जैसे मैं इसको यहाँ पे कुछ चुभाऊँ, देखिए कोई जख्म तो नहीं हुआ है, लेकिन इसको जो बियर करने वाली चीज़ है जिसने क्वेश्चन का काम किया वो है आपकी डर्मिस। Structurally divided into 2 areas, superficial area adjacent to the epidermis, के जो उसका, जैसे सपोज ये आपकी एपिडर्मिस आई थी, इससे जो लगने वाला एरिया है ना
डर्मिस का, इसको हम सुपरफिशियल एरिया बोलेंगे, जो आपकी एपिडर्मिस के साथ अटैच हो रहा है, और जिसको एंड डीप थिकर एरिया रेटिकुलर रीजन, ठीक है। जो ऊपर वाला होगा सुपरफिशियल, हम उसको पैपिलरी रीजन बोलेंगे, और नीचे वाले को जो होगा डीप, उसको हम रेटिकुलर रीजन बोलेंगे। इट ऑल्सो हार्बर्स मैनी नर्व एंडिंग्स एंड प्रोवाइड द सेंस ऑफ टच एंड हीट। नर्व एंडिंग होंगी वहां पे। अब नर्व एंडिंग्स, ये बहुत बार क्वेश्चन भी आया होता है, ठीक है। नर्व एंडिंग कहाँ पे पाई जाती है, आपने याद रखना है, डर्मिस के अंदर पाई जाती है, एपिडर्मिस में नहीं होगी। नर्व एंडिंग्स होंगी डर्मिस के अंदर, जो आपकी टच और हीट को बताएंगी, ठीक है। मैंने अपनी उंगली पे इधर टच किया, आपको पता, मुझे पता लगा, तो वो किसने बताया, नर्व एंडिंग्स ने, और वो कहाँ पे हैं, डर्मिस के अंदर हैं। और कंटेन्स हेयर फॉलिकल्स, जिसको हम आप समझें हेयर फॉलिकल्स की उर्दू क्या होगी, बाल की जड़, जहाँ पे बाल उगता है। स्वेट ग्लैंड्स, पसीने की ग्लैंड्स, स्पीशियस ग्लैंड्स, स्पीशियस ग्लैंड आगे डेफिनेशन होगी, बहरहाल बता देता हूँ कि ये वो ग्लैंड्स हैं जो रतूबतें या सिक्रीशंस निकालते हैं, ऑयली सी, ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा आपकी स्किन पे जो ऑयल आया होता है वो इन स्पीशीज ग्लैंड्स की वजह से आया होता है। और एपोक्राइन ग्लैंड, लिम्फेटिक वेसल्स एंड ब्लड वेसल्स, ये सब इसी के अंदर आपको मिलेंगी। ब्लड वेसल्स का काम आप सबको पता होगा, क्योंकि ब्लड वेसल, सॉरी, लिम्फ वेसल्स को हमने डिटेल में पढ़ा है। द ब्लड वेसल्स इन द डर्मिस प्रोवाइड नरिशमेंट एंड वेस्ट रिमूवल फ्रॉम इट्स ओन सेल्स एज वेल एज फ्रॉम द स्ट्रेटम बेसल ऑफ द एपिडर्मिस। जो एपिडर्मिस की जो नीचे वाली लेयर थी, सबसे नीचे वाली, उसको भी वॉश आउट कर देते हैं ये। इसकी जो वो हैं, इसकी जो ब्लड सप्लाई है, इसकी जो लिम्फेटिक सप्लाई है, वो एपिडर्मिस की सबसे लोअर लेयर, जिसको स्ट्रेटम बेसल कहते हैं, उसको भी वॉश आउट कर देती है। अब हम यहाँ पे आप एक चीज नोट कर लें, लिख लें, आपकी बॉडी का सबसे छोटा मसल, उसको हम बोलते हैं एरेक्टर पिल्लाए। ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी है, आपकी मेडिसिन का भी है, कि आपकी बॉडी में जो सबसे छोटा मसल मिलेगा आपको, दैट इज इरेक्टर पिल्लाए, ARE या ERE, ठीक है, दोनों स्पेलिंग ठीक है उसकी। यहाँ पे हमने ए के साथ लिखा हुआ है, ARRECTOR, इरेक्टर पिल्लाए, बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट मसल। इसका काम क्या है कि ये ऐसे करके अटैच होता है, आपका जो बाल है ना, इसका बाल गिरा हुआ है, ये उस बाल की जड़ में ऐसे अटैच होता है। जब आप डर जाते हो या ठंड लगती है, ये पता क्या करता है, ये एकदम टाइट करता है, बाल को ऐसे खड़ा कर देता है, जिसको रोंगटे खड़े होना कहते हैं ना, ये रोंगटे खड़े करता है, ये ऐसे खींचता है आपके बाल को, और आपका बाल खड़ा हो जाता है ऐसे। तो ये इरेक्टर पिल्लाए का काम है। और बॉडी के लॉन्गेस्ट मसल का तो आप सबको पता ही होगा, अगर किसी को नहीं पता है तो वो आज जाके ढूंढे। लॉन्गेस्ट बिल्डिंग पाकिस्तान की कौन सी है, मॉल, या सॉरी, बड़ा जो मॉल है वो है सेंटोरस मॉल है, और जो बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट मसल है वो है सार्टोरियस। तो सेंटोरस मॉल और सार्टोरियस मसल, इसको ज़रा कंपेयर करके रखना है, ख़ासतौर पे इस्लामाबाद वालों को तो पता ही होगा। ओके, हेयर के बारे में हम बात कर रहे थे। हेयर जब उड़ जाते हैं, हमने पिछले दिनों स्किन के हेड के बारे में पढ़ा था कि जिनको सपोज बाल उड़ जाएंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, एलोपेशिया। तो अगर बाल उड़ गए हैं तो इसका मतलब बंदे को एलोपेशिया हो गया है। और स्पार्स कोर्स हेयर हैं जिसके अंदर खुरदरे बाल होंगे ना, बाल बिल्कुल अजीब अजीब से होंगे, खुरदरे खुरदरे। वो किन में आपको ये डिजीज मिल सकती है, हाइपोथायरॉयडिज्म, कि जिनका थायराइड बिल्कुल कम काम कर रहा होगा, उन लोगों के अंदर आपको खुरदरे बाल मिल सकते हैं। और भी चीजें देखनी है आपने, उसका थायराइड का टेस्ट करवा लेना है। लेकिन जब आप किसी के खुरदरे बाल देखोगे तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि एक बंदे के अंदर और चीजें भी मिल रही हैं और बाल भी खुरदरे मिल रहे हैं, तो ये हमें लीड कर रही है, रास्ता दिखा रही है हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह की तरफ। एक बंदा है जिसके बिल्कुल फाइन और सिल्की हेयर्स हैं, तो वो हाइपरथायरॉयडिज्म की तरफ जा सकता है। लेकिन ये नहीं है कि हर बंदा, कोई भी बंदा जो सिल्की बालों के साथ आया है, फाइन बालों के साथ, और आप कह दो कि भाई हाइपरथायरॉयडिज्म है, ऐसा नहीं। आपने और साइन सिम्टम्स देखने हैं 3, 4, 5, फिर उसके बाद को टेस्ट वेस्ट रन करके, मतलब आप देखो ना, जब आपको बाल भी मिल गए, आपको बंदे के अंदर कोई हीट इंटॉलरेंस भी मिल गई, आपको उसकी बाकी साइन सिम्टम्स मिल गए, तो उसके बाद आप डायग्नोस बना लोगे। और स्किन अपेंडेजेस, मतलब स्किन के अंदर क्या कुछ होता है, क्या कुछ निकला हुआ होता है, वो हम देखते हैं। सेबेशियस ग्लैंड, मैंने अभी आपको बताया सेबेशियस ग्लैंड के बारे में, वो मैं बता चुका हूँ कि क्या होता है। फैटी सब्सटेंस, प्रोड्यूस फैटी सब्सटेंसेस, जो ऑयली सी चीज़ें निकलती रहती है ना आपकी स्किन से, वो ये सेबेशियस ग्लैंड्स बनाते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ आपको मैं बताता चलूँ, कई लोगों को स्किन के नीचे सिस्ट बन जाती हैं वाइट कलर की, तो वो कई लोगों को ऑपरेट करवा के निकालनी पड़ती हैं। कई लोग वैसे कट मारते हैं तो उसके अंदर से ऐसे भींचते हैं ना, तो वाइट क्रीम निकलती है उसके अंदर से। तो वो होता क्या है कि उनका सेबेशियस ग्लैंड, जिसने ऑयली और फैटी चीज़ें बाहर निकालनी थी बॉडी से, वो किसी वजह से वहाँ से क्लोज हो गया, लेकिन वो काम कर रहा है।
उसने सपोज यहाँ से बाहर उसकी ऐसे ट्यूब थी और यहाँ से वो थोड़ा थोड़ा निकाल रहा था, अब क्या हुआ, उसका मुंह बंद हो गया, पर वो काम कर रहा है नीचे, अंदर ही अंदर जमा करता जा रहा है, जमा करता जा रहा है। तो वो जो उसने किया नीचे जमा, उसको हम सिस्ट बोलते हैं, सिबिशियस सिस्ट। ओके, उसके बाद है स्वेट ग्लैंड्स। अब स्वेट ग्लैंड्स आपके पास दो किस्म के हैं, एक है इक्राइन। इक्राइन का मतलब है एग्जिट वाले, जो बाहर हैं, वार्डली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, आपकी पूरी स्किन पे होते हैं, जो पसीना लेके आते हैं। जैसे ही गर्मी हुई पसीना आ गया, और किसी चीज़ से डर गए, आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ, फौरन पसीना आ गया, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं यार इसके पसीने छूट गए, तो वो पसीने आपके स्वेट ग्लैंड छुटवाते हैं। और उसके बाद है एपोक्राइन, आर फाउंड चीफली इन द एक्सिलरी एंड जेनिटल रीजन्स। और जो एक्सिलरी रीजन और जेनिटल रीजन्स हैं वहाँ पे आपको ये एपोक्राइन पाए जाते हैं। इसमें और उसमें क्या फ़र्क है कि जो थे इक्राइन वो डायरेक्ट स्किन के अंदर थे, मतलब ये आपकी स्किन है और ये डायरेक्ट ऐसे बाहर निकले हुए थे। और जो एपोक्राइन है वो डायरेक्ट स्किन के अंदर नहीं निकलते हैं, बल्कि वो जहाँ पे बाल उगा होता है ना, हेयर फॉलिकल, वो वहाँ पे निकलते हैं, वहाँ पे खारिज करते हैं अपना जो ऑयली या फैटी मटेरियल है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज़ भी है कि इस जो वहाँ पे निकलते हैं ना फैट वगैरह, हेयर फॉलिकल बाल की जड़ के अंदर निकल रहा होता है, अगर वहाँ पे कोई बैक्टीरियल कंपोजिशन हो जाए, बैक्टीरिया वगैरह आके बैठ जाएं, तो इसलिए स्मेल आती है। इसलिए आपने गौर करना है कि कोई पेशेंट है और वो आके कहे कि मुझे मेरे इसमें बगल में एक्सिलरी रीजन में बहुत स्मेल फील होती है, मैं लोगों में बैठ नहीं सकता हूँ, मुझे बार बार डीओ वगैरह यूज़ करना पड़ता है या बार बार परफ्यूम यूज़ करना पड़ता है, तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इसके हेयर फॉलिकल के अंदर जो सेबेशियस ग्लैंड था वो अपना सही से काम नहीं कर रहा है, या अगर कर रहा है तो वहाँ पे कोई बैक्टीरियल ग्रोथ हो गई है जिसकी वजह से इसको ये स्मेल का प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो आप वहाँ पे उसको एंटीबायोटिक वगैरह दोगे और डीओ वगैरह उसको सजेस्ट करोगे, वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के वैसे कई सारे नाम हैं। बिलो द डर्मिस लाइज फैट, जो डर्मिस के नीचे फैट होगी उसको हम बोलेंगे हाइपोडर्मिस। सबक्यूटिस या सबक्यूटेनियस, पेनिकुलस और हाइपोडर्मिस, ये सब इसके नाम हैं। अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ स्किन, ठीक है। अब आप सबसे पहले आपसे मैं पूछूं कि स्किन का आपका फंक्शन क्या है, तो आप बोलोगे लाजम बात है प्रोटेक्शन है आपकी बॉडी की, आपकी बॉडी ऑर्गन्स की, आपकी हड्डियों की, मसल्स की, हर चीज़ की। जिस बंदे की स्किन उड़ जाए या किसी बंदे की स्किन जल जाए तो क्या होता है, वहाँ पे बैक्टीरिया घुस जाते हैं। नेचुरली बैक्टीरिया कैन नॉट एंटर इन योर बॉडी थ्रू योर स्किन, इसलिए जब कट लगता है तो बैक्टीरिया घुसते हैं, वरना हाथ सपोज मैं मिट्टी में भी डाल देता हूँ, कोई बैक्टीरिया भी उठा लेता हूँ डायरेक्ट, हर चीज़ में होता है। स्किन पे तो कभी ऐसा नहीं हुआ, हाँ कोई ज़ख्म वगैरह हो ना तो वहाँ पे फिर हमें एंटीबायोटिक वगैरह लेने पड़ते हैं ताकि बैक्टीरियल ग्रोथ वगैरह ना हो। सबसे पहला फंक्शन है प्रोटेक्शन, फिजिकल, केमिकल और इन्फेक्शन, ये तीनों काम से हमें हमारी स्किन बचाती है। और थर्मो रेगुलेशन, थर्मो का मतलब है हीट, रेगुलेशन उसका बैलेंस रखना। जैसे गर्मी हुई, पसीना निकाला, पानी हीट लेके उड़ गया तो हमारी बॉडी ने टेम्परेचर बना लिया। और ब्लड वेसल डिक्लाइन, और अगर सपोज बाहर ठंड ज़्यादा है तो क्या होता है, हमारी ब्लड सप्लाई स्किन के नीचे बढ़ा दी जाती है ताकि हीट वगैरह बैलेंस रहे। लुब्रिकेशन एंड वाटर प्रूफिंग, सीबम सीक्रेट बाय, ठीक है। जो अभी हमने बोला सिबिशियस ग्लैंड्स वगैरह हैं वो रतूबतें खारिज करते रहते हैं, तो इस वजह से स्किन ज़रा चिकनी चिकनी सी भी रहती है। और सेंसेशंस हैं, सेंसेशन मतलब हमें पता लगता रहता है, हम सो भी रहे होते हैं, हमारे हाथ के ऊपर कोई गर्म चीज़ रख जाए या कोई चीज़ छेड़खानी करे तो हमारी आंख नहीं भी खुलती है, हम अपना हाथ एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख लेते हैं, यहाँ पे किसी ने तंग किया हम यहाँ रख लेते हैं, तो उसे हमें बताता कौन है, आपकी वो स्किन के अंदर कौन, आपकी नर्व एंडिंग। इम्यूनोलॉजिकल, लिम्फेटिक, मैक्रोफेजिल, लैंगरहान सेल्स हैं। फिर सिंथेटिक और सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी बाय केराटिनोसाइड, से विटामिन डी भी आपकी स्किन बनाती है। बॉडी ऑर्डर, आपकी जो बॉडी की स्मेल है वो कौन बनाता है, एपोक्राइन ग्लैंड्स आपकी बॉडी के, वो भी स्किन बनाती है, ठीक है। और ये स्मेल जो है ना, असल में हम जिन लोगों के साथ रहते हैं हमें पता नहीं चलता नॉर्मली। जैसे आप एक नॉर्मल चीज़ फील करना कि अपनी मदर के पास बैठोगे आप और सारी उम्र उनके साथ रहे हो, अगर आप सपोज किर्गिस्तान में बैठे हो, चाइना में बैठे हो, आपको आपकी मदर का वो यूज़ किया वो दुपट्टा दे दिया जाए तो आप सूंघ के बोलोगे यार मुझे लग रहा है जैसे ये मतलब अपनी जानी पहचानी सी खुशबू है, ठीक है। तो वो जो जानी पहचानी सी खुशबू है वो इन ग्लैंड्स की वजह से होती है जो आपको अपने लोगों को महसूस करवाती है, ठीक है। वो हमें स्मेल बुरी क्यों नहीं लगती है, क्योंकि वो हर बंदे के पास है और वो हमारी एक पहचान करवाती है।
प्रोटेक्शन एंड प्राइसिंग, नेल्स आपकी प्रोटेक्शन करते हैं, और कैलोरी रिजर्व है जिसमें क्यूटेनियस फैट है। और मेरी स्क्रीन मेरी वीडियो नहीं आ रही है आपको? ये आप स्लाइड की बात करेंगे, स्लाइड मैंने स्लाइड ग्रुप में भेजी हुई है, ठीक है। वो अभी तो मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर सकता बिकॉज मैंने लैपटॉप पे ओपन की हुई है स्लाइड। बाकी स्लाइड में दोबारा ग्रुप में भेज दूंगा, आप वहाँ से देख लें। तो स्लाइड जो पढ़ रहे हैं उन्होंने ओपन की हुई है, अभी स्क्रीन पे तो नहीं है मेरे पास स्लाइड। और साइकोसोशल, अब ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। साइकोसोशली हमारी स्किन इंपॉर्टेंट कैसे है? साइको मतलब सोच, साइको मतलब पागलपन नहीं, सोच। और सोशल मतलब जिस माशरे में हम रह रहे हैं। अब जैसे एक अफ्रीकन है, उनके बड़े बड़े होंठ होते हैं ऐसे, ठीक है। मेरे साथ मेरे दोस्त हैं अफ्रीकन, मेरे साथ पढ़ते थे वो लोग। उनके जितने बड़े ऐसे लिप्स होते हैं ना बाहर की तरफ लटके हुए, और जितनी ब्लैक शाइनी स्किन होती है ना उनकी, उनमें उतनी ज़्यादा उसको ब्यूटी माना जाता है। अच्छा, यूएसए वगैरह में अगर आप देखेंगे तो वो जो उनकी स्किन के ऊपर जो दाने बनते हैं ना, ब्लैक ब्लैक डॉट्स होते हैं, वो उसको ब्यूटी मानते हैं। और हमारे यहाँ पे जितनी फेयर, जितनी साफ स्किन होगी उसको हम ब्यूटी मानते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आगे लिखा भी हुआ बाकायदा, कॉस्मेटिक, स्किन, लिप, हेयर, नेल। नेल्स के ऊपर आर्ट करना ये हमारी औरतों से, हमारी लड़कियों से बेहतर कोई नहीं जानता। और लिप्स के हवाले से भी इनसे बेहतर, इनसे आगे कोई नहीं निकल सकता। हेयर्स में भी कोई इनसे आगे नहीं निकल सकता। और स्किन की जो मॉडिफिकेशन है इसमें भी कोई इनसे आगे नहीं निकल सकता। उसके बाद है पिगमेंट्स। पिगमेंट्स का मतलब है कलर। अब आप सिंपल से देख लें, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी होंगी। सिंपल समझने की बात यह है कि कुछ ऐसा है आपकी बॉडी में जो आपकी बॉडी का कलर बनाता है, ठीक है। जो काले लोग हैं उनके अंदर कुछ ऐसा है जो उनकी बॉडी को ब्लैक कर रहा है, या वाइट के अंदर कुछ ऐसा है जो उनकी बॉडी को वाइट कर रहा है। हम इंडियन, नेपाली, भूटानी और पाकिस्तानी, हम 4 कंट्रीज़ के लोग, हम ब्राउन पीपल कहलाते हैं। भाई हमारे अंदर भी कुछ ऐसा है जो हमें ब्राउन कर रहा है। थाईलैंड के, चाइनीज़ और कोरियन, इनको येलो पीपल कहा जाता है। तो कुछ ऐसा है जो उनकी स्किन में ज़रा येलो शेड लेके आ रहा है। तो वो क्या कुछ है वो अब हम देख लेते हैं। एटलीस्ट 5 डिफरेंट पिगमेंट्स दैट डिटरमिन द कलर ऑफ योर स्किन। ज़रूरी नहीं होता कि इन 5 में से एक पिगमेंट होगा तो कलर बनेगा। जैसे प्राइमरी कलर्स मिला के बनाए जाते हैं ना, 2-3 कलर्स मिले और फिर एक नया कलर तैयार हो गया, फिर 2-3 मिले और एक नया कलर तैयार हो गया। इसी तरह इनका होता है, एक पिगमेंट ज़्यादा हो जाता है, एक कम हो जाता है और एक बिल्कुल नहीं होता है, या तीनों की बराबर मिकदार होती है। तो वो अभी क्या क्या है वो हम देखते हैं। मेलानिन, इट इज़ ब्राउन इन कलर एंड प्रेजेंट इन द जर्मिनेटिव जोन ऑफ द एपिडर्मिस। कौन सी थी ये? स्ट्रेटम बेसेल के। स्ट्रेटम बेसेल के अंदर आपको मेलानिन पाया जाएगा। फिर सेकंड पे है मेलानॉइड, और नंबर 3 पे है कैरोटीन। ये क्या है? दिस पिगमेंट इज येलो टू ऑरेंज इन कलर। अब जिसके अंदर सपोज ये बहुत ज्यादा होगा तो उनकी स्किन शेड कैसी होगी? येलो येलोविश होगी। प्रेजेंट इन द स्ट्रेटम कॉर्नियम एंड फैट सेल्स ऑफ द डर्मिस एंड सुपरफिशियल फेशिया। और हीमोग्लोबिन, ये वैसे स्किन में तो नहीं होता है हीमोग्लोबिन, लेकिन फाउंड इन द ब्लड, ये ब्लड में होती है ना हीमोग्लोबिन। एंड इट इज नॉट अ पिगमेंट ऑफ द स्किन बट डेवलप्स अ पर्पल कलर। ये पर्पल कलर बनाता है रेड जैसा, और इसलिए आपका रेड जो खून का कलर है वो रेड है। और कुछ जानदार ऐसे भी हैं जिनका कलर कोई और में होता है। इवन इन ह्यूमन, इंसानों के अंदर एक ब्लड पाया गया जो गोल्डन कलर में है। आई थिंक अब तक पूरी दुनिया में आज तक की हिस्ट्री में 40 लोग ऐसे हैं जिनके ब्लड का कलर गोल्डन मिला था, और वो भी किसी पिगमेंट की वजह से था। ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑल्सो फाउंड इन द ब्लड डेवलप्स अ रेड कलर। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का मतलब वो है कि वो हीमोग्लोबिन जिसके पास ऑक्सीजन होती है, इसलिए उसका रेड कलर होता है। अब हम बात करेंगे पेशेंट की हिस्ट्री की, कि जो पेशेंट आपके पास आया हुआ है उसकी हिस्ट्री क्या है, नेल्स के हवाले से, स्किन के हवाले से, ठीक है। स्किन और नेल की, स्किन, नेल, कलर। अब लाजमी बात है, आपके पास कोई बंदा अफ्रीकन आया है, आगे बैठ गया है, और आप उसकी तरफ देख के बोल रहे हो कि शायद ये जल गया है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होगा। आपने उसे पूछना है, भाई आपका रेस कलर क्या है? वो बोले कि हम हैं ही काले, तो फिर ठीक है। अब कोई गोरा बंदा है, वो बिल्कुल सड़ा हुआ है, काला हुआ, वो आप बोलो क्या पता हो ही काला, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि उसका एक हिस्ट्री पूछनी है, रेस पूछनी है, ये आपको पता होना चाहिए। शेप, साइज और टेक्सचर। अब एक बंदा है, जैसे सपोज मेरी स्किन है, यहाँ से बिल्कुल वाइट हो जाए, यहाँ पे लाल हो जाए, यहाँ पे कुछ, तो मेरी स्किन का टेक्सचर तो नहीं है वो वाला जो होना चाहिए। और एसोसिएटेड सिम्टम्स होंगे, जैसे कि कोई ईचिंग वगैरह, कोई खारिश वगैरह,
या जैसे क्लबिंग हो रही है किसी बंदे को, तो एसोसिएटिव सिम्टम में क्या होगा, उसकी चेस्ट कंजेशन होगी, या वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ आएगा, या उसका सांस फूला हुआ होगा। तो ये सारा कुछ जो हमने एसोसिएटिव सिम्टम्स हैं वो देखने हैं। पर लोकेशन का मतलब क्या है कि उसकी स्किन पे कौन सी जगह पे प्रॉब्लम है। और एलिवेशन और एग्रीवेशन, ये चीज़ के किस चीज़ से बढ़ जाता है। एक बंदा आता है कहता है मुझे स्किन पे बहुत खारिश हो रही है, भाई हो रही है तो हम उससे पूछेंगे भाई आपको कोई ऐसी चीज़ है जिससे ये बढ़ जाती हो, फिर वो कहे मैं मट्टी में हाथ डालता हूँ ना फिर बढ़ जाती है, तो उसका एग्रीवेशन और उसका एलिवेशन क्या हुआ, वो हमारे पास आ गया। सपोज मट्टी को टच या सेंसिटिव टू टच। फिर ट्रीटमेंट और एक्सपोजर के, पहले वो कोई ट्रीटमेंट वगैरह तो नहीं ले चुका, या किस चीज़ के एक्सपोजर के साथ, जैसे मुझे इससे एलर्जी है, बहुत ज़्यादा सनलाइट से एलर्जी है, ठीक है। डायरेक्ट सनलाइट में अगर चले जाएं हम लोग, जिनको सनलाइट एलर्जी होती है, तो उनकी स्किन बर्न करने लग जाती है बहुत ज़्यादा ना, बिल्कुल ऐसे रेड हो जाता है और बहुत पेनफुल होता है। ये बहुत सारे लोगों को होता है। तो अब लाजिम बात है, मेरे से कोई बंदा पूछे तो मैं उसको बताऊंगा कि मुझे डायरेक्ट सनलाइट अगर बहुत ज़्यादा हो तो उससे एलर्जी है, तो वो वहाँ पे डॉक्टर लिख लेगा कि इसका एलिवेटर और एक्सपोजर जो है वो अगर स्किन का सन के साथ हो डायरेक्टली, तो इसको पेशेंट को प्रॉब्लम होता है। पास मेडिकल हिस्ट्री, जिसमें प्रीवियस प्रॉब्लम्स पूछेंगे और सिस्टमिक डिजीज़ वगैरह पूछेंगे। और फैमिली हिस्ट्री के अंदर कोई स्किन कैंसर का पेशेंट रहा हो पहले, सोरेसिस का हो। सोरेसिस की उर्दू पता नहीं क्या है, लेकिन इसमें क्या होता है, स्किन डेड होना शुरू हो जाती है, उतरती है और क्रैक्स पड़ते हैं, बहुत पेनफुल है ये। और एलर्जी, इन्फेस्टेशन एंड इन्फेक्शन, कोई साइको सोशल प्रॉब्लम हुआ हो। साइको सोशल के अंदर सब कुछ हो सकता है, या तो वो पेशेंट जो है ना वैसे ही जहनी मरीज होगा, उसको ये लगेगा हर वक्त कि मैं बहुत काला हूँ और ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, ये बहुत अच्छी है। दूसरे में होता है कि कोई कॉस्मेटिक्स से एलर्जी वगैरह की वजह से कोई प्रॉब्लम हो गया हो। और अभी हमारे पास एक वो आई थी, पेशेंट आई थी, शी वॉज अ ब्राइड, शादी के नेक्स्ट डे वलीमे पे वो आई है, और उसके हाथ ऐसे ना बिल्कुल स्वेल किए हुए थे और खारिश हो रही थी उसको। तो द प्रॉब्लम, हमने हिस्ट्री ली, सब कुछ पूछा, तो द प्रॉब्लम वॉज मेहंदी, जो हिना होती है मेहंदी से जो डिज़ाइन बनाए गए उससे वो एलर्जिक थी, वो एलर्जी की वजह से उसकी बुरी हालत थी। तो बस उसको एंटी एलर्जी दी और थोड़ा पेन में रिलीफ किया उसको, वो शी वॉज फाइन। और उसके बाद एग्जामिनेशन के लिए हमें चाहिए क्या क्या, ये वैसे यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। सबसे पहले अब अगर आपने कोई स्किन का लीजन देखना है, कितना बड़ा है जी, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो आपके पास कोई रूलर वगैरह होना चाहिए, भाई इतने सेंटीमीटर का है, क्योंकि आपने उसकी रिपोर्ट देनी है। लाइटनिंग पेन लाइट और ग्लव्स, मैग्नीफाइंग ग्लास, वुड लैम्प्स, मतलब लैंप होना चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए। लाजिम बात है कि कोई बंदा स्किन पे कोई दाग के साथ आया है, उसको कोई छाला वगैरह बना हुआ है, और आप उसको हाथ लगा के टच कर दें, तो उसको जो प्रॉब्लम था आप लेके बैठ जाओ, आपकी भी खैर है, आपने जिस आगे पेशेंट को टच करना है आप उसको लगा दोगे। और उसके बाद है द टोटल बॉडी, उसके बाद एग्जामिनेशन ऑफ द स्किन, द टोटल बॉडी स्किन एग्जाम इंक्लूड इंस्पेक्शन हर जगह पे होगी, हर पेशेंट के साथ इंस्पेक्शन लाजमी है, इंक्लूडिंग द स्कैल्प, हेयर एंड नेल्स, क्योंकि आज हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, स्किन के बारे में और नेल्स के बारे में। तो इसलिए मतलब इंस्पेक्शन अपने हर चीज़ की करनी है बॉडी में, दांतों की, मुंह की, जो पेशेंट आया है जिस प्रॉब्लम के साथ उस चीज़ की इंस्पेक्शन